नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा खास शो योर मनी लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं। योर मनी में हम आपको ना सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि ये भी सिखाते हैं कि अपनी बचत पर आप मोटा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, इसके क्या गुर है। अगर आप भी योर मनी में अपने सवाल भेजना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com और आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं 7045220000 पर। और इसके अलावा आप फेसबुक और एक्स पर लाइव के दौरान भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का योर मनी और सबसे पहले मिलवाते हैं आज के हमारे मेहमान वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी से। रुस्तगी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। तो अगर आप इजाजत दें तो आज सीधा हम क्वेरीज का सिलसिला शुरू करेंगे। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ पहली कॉलर जो है रूबी राय है, बलिया से, 45 साल की और अभी बड़ी एसआईपी कर रही हैं और कुछ इनकी क्वेरीज हैं। रूबी जी, पूछिए अपना सवाल। हेमंत जी नमस्कार। जी पूछिए अपना सवाल, हेमंत जी सुन रहे हैं। जी, हमने जो एसआईपी शुरू की है बहुत ही उससे पहले हमारा कोई इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में नहीं था, तो ये जो भी पोर्टफोलियो हमने चुना है वो इंटरनेट पे जो रिसर्च की उससे या आप लोगों का जो शो देखा हमने योर मनी का और दूसरे शो देखे, तो मैं ये जानना जो आपसे तो वो सही है क्या, उन्हें लोकेशन सही है या स्लो है? थोड़ा सा ऑडियो में दिक्कत आ रही है, पता नहीं हेमंत जी कितना सुन पाए हैं, लेकिन इनकी क्वेरी आपको मिली होगी हेमंत जी, रिटर्न क्वेरी भी मिली होगी। ये बताइए कि क्या लगता है आपको इनके पूरा पोर्टफोलियो देखकर, इनका मूड जो है इन्वेस्टमेंट का वो देखकर, और क्या सलाह रहेगी आपकी? जी मनोज जी, मैं एक्चुअली उनकी आवाज सुन नहीं पाया लेकिन सवाल है मेरे पास। तो आई थिंक देखिए, दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे। जब भी हम इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू करते हैं तो एक तो ये होता है कि आपने अपने गोल्स को किस तरह से देखा है, कैसे डिफाइन किया है, कितना आपको टारगेट चाहिए, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरू किया कि नहीं। तो आई थिंक वहां पे मैं कहूंगा कि रूबी जी ने जो अभी तक काम किया है वो अच्छा काम किया है। मतलब अभी अगर आप देखें तो इनके 3 गोल्स हैं। बच्चों की 2 बच्चे हैं इनके, 2 बच्चों की पढ़ाई का है, फिर उनकी शादियों का है और उसके बाद उनकी खुद की रिटायरमेंट है। उसके अलावा वो एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हैं और 2,07,500 रुपए की पर महीने की एसआईपी है उनकी। और अच्छी बात और ये भी है कि वो अपनी एसआईपी को स्टेप अप कर रहे हैं। तो क्या होता है कि एक तो लंबे समय में इक्विटी में जो रिटर्न आपको मिलता है बहुत अच्छा मिलता है। दूसरा, जब आप स्टेप अप करते हैं यानी हर साल अपनी एसआईपी के अमाउंट को बढ़ाते हैं, तो दोनों में, आपकी सेविंग में और आपके इन्वेस्टमेंट दोनों में वो डिसिप्लिन बना रहता है और उसका काफी फायदा आपको ओवर द लॉन्गर टर्म होता है। तो आई थिंक जहां तक प्रोसेस का सवाल है वो बिल्कुल सही है। अब ये देखते हैं कि इनके गोल्स को पूरा करने में किस तरह से इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरी होगी कि नहीं। पहला जो गोल है, उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए, क्योंकि वो अलग से उन्होंने टारगेट नहीं दिया दोनों का और कितना समय वो भी नहीं दिया। तो मैं कुछ चीजें एज्यूम करके चलूंगा कि हम दोनों बच्चों के लिए 50-50 लाख का टारगेट एस्टैब्लिश करते हैं। और क्योंकि ये पैसा जो है वो उनकी बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए है, तो हम मान के चलते हैं कि जो 12 साल के जो बच्चे हैं उसको 8 साल के बाद पैसा लगेगा और जो 5 साल के उनको 15 साल के बाद लगेगा, इतना उनका समय है। तो ये दोनों के लिए उनको करीब 30,000 की, एक जो 12 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए लगेगा पैसा 30,000 की एसआईपी और दूसरे के लिए लगेगा 10,000। तो 40,000 की एसआईपी इनको उस गोल के लिए देनी है। उसके अलावा 2 करोड़ इन्होंने कहा है कि शादी के लिए चाहिए। वहां पे भी हम समय लेके चलते हैं 14 साल और 21 साल का, क्योंकि 2 करोड़ का है तो हम यहाँ पे भी ये कर रहे हैं कि दोनों के बीच में हम इक्वली डिवाइड कर दें 1-1 करोड़ का। तो एक बच्चे के लिए 22,000 की एसआईपी लगेगी और दूसरे के लिए लगेगी 10,000 की। तो ये दोनों गोल इस तरह से अगर ये अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते हैं बिना किसी रुकावट के तो पूरा होगा।
अब इनकी खुद की रिटायरमेंट की बात करें तो 3 करोड़ की इनकी टारगेट है और 45 साल की उम्र है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 15 साल के बाद उनको पैसा लगेगा। अब अभी तक उन्होंने 26 लाख का अपना कॉर्पस एक्यूमुलेट किया, तो वो अगर अगले 15 साल में हम देखें 12% से, तो वो ही 1 करोड़ 40 लाख बन जाएगा। उसके अलावा 34,000 की एसआईपी लगेगी बाकी का जो 1 करोड़ 60 लाख है उसको पूरा करने के लिए। इनका जो अमाउंट है वो कहीं ज्यादा है जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है, तो जाहिर सी बात है कि उनको अपना गोल से कहीं ज्यादा कॉर्पस बना पाएंगे। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि जो उन्होंने शायद जो टारगेट एस्टेब्लिश किए हैं वो थोड़े से कंजर्वेटिव है, क्योंकि जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं, जब रिटायरमेंट की बात करते हैं, जो 15 साल दूर है, तो शायद इन्फ्लेशन को हम कंसिडर करें तो पैसा कहीं और ज्यादा लगेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनके पास काफी कुशन है, उनकी जो एसआईपी अमाउंट है रिक्वायरमेंट से काफी ज्यादा है। और दूसरी बात अच्छी ये है कि वो अपनी एसआईपी को स्टेप अप कर रहे हैं। अब मैं अगर इनके पोर्टफोलियो पे आता हूं तो इनका एक फंड है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, जहां पे वो 82,500 इन्वेस्ट करें, जो करीब करीब उनकी इन्वेस्टमेंट का 40% है। तो मेरे हिसाब से उतना सारा पैसा एक फंड में मत लगाइए, आप 40,000 जो है एक अच्छे मल्टी कैप में पैसा लगाइए, जो कोटक मल्टी कैप आप कंसिडर कर सकते हो। उसके अलावा एक और बदलाव मैं चाहूंगा, मेरा ही एसेट का लार्ज एंड मिड कैप है, तो मुझे लगता है उसके सामने अगर वो मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड देखें तो परफॉर्मेंस के हिसाब से वो ज्यादा बेहतर है। बाकी जो फंड्स हैं उसमें बने रहिए। तो जैसा मैंने कहा मनोज जी कि उनका टारगेट पूरा होगा, उससे कहीं ज्यादा होगा, लेकिन उनको कहीं ना कहीं अपने टारगेट को भी रिवाइज करना अपवर्ड, ताकि कहीं डिसअपॉइंटमेंट या कहीं गैप ना हो उनके फाइनेंशियल फ्यूचर में। जी, तो मोटे तौर पर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो यहाँ दिखाई दिया है, अच्छी नीयत के साथ, लक्ष्य के हिसाब से प्लानिंग भी है, और बल्कि कुछ एक्स्ट्रा ही एसआईपी कर रहे थे, उसको और करीने से रीप्लान करने के लिए कह रहे हैं हेमंत जी, और कंसीडर करने के लिए कह रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन होगा उसकी वजह से जो कुछ भी डिफरेंसेस या कमियां रह सकती हैं उसको भी आप पूरा कर सकते हैं। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। दूसरे कॉलर हमारे साथ पटना से है राजेश कुमार सिन्हा, 48 साल के। राजेश जी पूछें अपना सवाल। हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। अच्छा, मेरा एसआईपी चल रहा है 3 फंड में, पोर्टफोलियो मैंने भेज रखा है। तो 12 साल के बाद मेरी रिटायरमेंट है। तो रिटायरमेंट से लगभग मुझे 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। बाकी मुझे एक बच्चे की शादी है के लिए टाइम है मेरे पास, वही 12 साल जी, तो उसके लिए मैं करना चाहता हूँ। तो ये जानना चाहता हूँ कि ये फंड मुझे 2 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो वो इससे गोल पूरा होगा क्या? जी, तो बेसिकली सवाल पोर्टफोलियो का भी है और ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का जो पूरा खाका इन्होंने बनाया है, बदलाव करना है तो वो बताइए। जी जी, तो उस पर भी ये कमेंट्री चाहते हैं हेमंत जी। जी, यहाँ पे भी हम शुरुआत करते हैं कि उन्होंने जो अपना टारगेट रखा है, जैसा उन्होंने कहा 2 करोड़ का टारगेट है और 12 साल का समय इनके पास, ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जो करंट पोर्टफोलियो है उसकी वैल्यू 14 लाख रुपए है और 50,000 की एसआईपी जो 5 फंड में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी मैं शुरुआत में यही कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो अपना प्रोसेस बनाया है, जिस तरीके से अपने गोल को डिफाइन किया है, जिस तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट को शुरू किया है, आई थिंक काफी अच्छे से वो काम कर रहे हैं। तो अगर मैं 12% का रिटर्न मान के चलता हूं जो उनकी अभी इन्वेस्टमेंट है उससे, तो उनका जो लक्ष्य है 2 करोड़ का वो डेफिनेटली पूरा होगा। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप एसआईपी करते हो तो 2 चीजों का ध्यान रखिए। एक, इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कीजिए। दूसरी बात, जहां तक हो सके अपनी एसआईपी अमाउंट को हर साल बढ़ाइए, वो आपको मदद करेगी। जैसे मैंने पहले भी कहा कि डिसिप्लिन तो होगा ही, साथ ही जो आप जो कॉर्पस बना पाएंगे लंबे समय में, वो कहीं ज्यादा हो सकता है। तो एक चीज जहां पे मैं चाहूंगा वो फोकस करें वो ये है कि हर साल अपने एसआईपी को वो स्टेप अप करें। अब दूसरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आपका पोर्टफोलियो कैसा है। आपने ये तो डिसाइड किया कि हम इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, अब ये भी देखना जरूरी है कि आपके जो फंड्स कैसे हैं। और इक्विटी, जैसा कि हम जानते हैं कि एक एग्रेसिव एसेट क्लास है, वॉलेटाइल है, लेकिन पोटेंशियली वो सबसे अच्छी भी है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड्स का एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाइए। उनमें उन फंड्स को लीजिए जो बहुत ही कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हो, या अगर उनका लंबा ट्रैक रिकॉर्ड ना भी हो तो भी उनका पोर्टफोलियो क्वालिटी जो है कहीं अच्छा हो। यहाँ पे उन्होंने एक फ्लेक्सी कैप फंड को लिया है, एक मिड कैप को लिया है, एक स्मॉल कैप फंड को लिया है, एक लार्ज एंड मिड और एक मिड कैप। आई थिंक जिस तरह की कैटेगरी किसी भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होनी चाहिए वो है, और जो सारे के सारे फंड्स उन्होंने चुने हैं वो बहुत ही अच्छे चुने। तो पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा राजेश जी कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, फंड्स आपने बहुत अच्छे चुने हैं। सिर्फ इतना ख्याल रखिए, ये फंड्स अभी अच्छा कर रहे हैं,
उम्मीद है कि आगे भी अच्छा करेंगे, लेकिन उन पे नजर रखिए उनकी परफॉर्मेंस पे। कभी आपको लगे कि कंसिस्टेंटली ये फंड अच्छा पीयर ग्रुप के मुकाबले में अच्छा नहीं, यानी जो उसी कैटेगरी के दूसरे फंड्स हैं उनके मुकाबले में अगर बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं तो फिर बदलाव के लिए तैयार रहिए। लेकिन अभी जो आपका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ही अच्छा है और सारे के सारे फंड में आप बने रह सकते हैं। तो ये एक अच्छा पोर्टफोलियो है, फंड बदलने की भी सलाह नहीं है, ऐसा बहुत कम होता है। योर मनी में ज़्यादातर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो फंड बदलने की सलाह ज़रूर देते हैं, तो ये एक तरीके से अच्छा पोर्टफोलियो हमें देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर हेमंत जी ने आपने जो सलाह दी है कि आप फंड के अंदर भी देखिए, फंड की परफॉर्मेंस देखिए, फंड का पोर्टफोलियो देखिए, तो ये बड़ा ज़रूरी है इन्वेस्टर्स के लिए। तो जब अपने फंड की परफॉर्मेंस हम देखते हैं तो क्या देखते हैं, और फंड का पोर्टफोलियो चेक करने से आपका मतलब क्या है, मतलब उसको किस नजरिए से कैसे देखना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, हम जब इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी कमिटमेंट जो है लंबे समय की होती है। जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ी अच्छी चीज ये होती है कि आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं और उसमें उन फंड्स को ले जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कंसिस्टेंटली का मतलब क्या है? देखिए, आप अगर कोशिश करें कि भी हमारा जो फंड है वो टॉप परफॉर्मिंग फंड रहे, तो वैसा तो होगा नहीं, क्योंकि हर 3 महीने में आप जब टॉप 5 को देखेंगे तो आप देखेंगे कि दूसरे फंड्स हैं उसके अंदर, उसकी कोशिश मत कीजिए। जो मैं कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूं, ये कह रहा हूं कि हर फंड का एक बेंचमार्क होता है, साथ ही एक फंड कैटेगरी में काफी सारे फंड होते हैं, तो उनकी एक एवरेज परफॉर्मेंस है, वो जो इन्फॉर्मेशन काफी आराम से मिल जाती है आपको, काफी जगह पे मिल जाती है। तो वो अगर आप देखें तो आप देखिए कि आपका जो फंड है, जो आपके पोर्टफोलियो में जो फंड्स हैं, वो अपनी कैटेगरी के एवरेज से कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। दूसरी बात, अगर थोड़े से आप जानकार हैं, अगर थोड़ा समय आपने इक्विटी में बिताया है या इक्विटी फंड्स में बिताया है, तो आप ये देख सकते हैं कि उनका डाइवर्सिफिकेशन लेवल कैसा है, कितने स्टॉक्स हैं, किस तरह का पोर्टफोलियो बनाया है। क्योंकि देखिए, पोर्टफोलियो क्वालिटी और डाइवर्सिफिकेशन ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू हैं जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। और जैसा मैंने कहा कि जब कभी आपको लगे कि आपने 1 साल तक आपके फंड ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, एवरेज से अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो फिर उसको अगर जरूरत पड़े तो बदलने के लिए भी हमेशा तैयार रहिए। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो किसी भी इक्विटी फंड इन्वेस्टर को हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल लेते हैं। वंदना अग्रवाल का सवाल है हनुमानगढ़ से, और हमारे पास आया है ये SMS के जरिए, यानी मैसेजिंग के जरिए आया है, जो हम दिखाते हैं कि कई माध्यम से आप अपने सवाल भेज सकते हैं। तो इनकी उम्र है 37 साल, मंथली SIP 20,000 की हो रही है, पोर्टफोलियो वैल्यू 1,30,000 की अभी बन चुकी है। 15 साल में कितनी रकम जुटा पाएंगे, ये सवाल है। और पोर्टफोलियो पर भी सवाल है कि पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है, क्या इसमें कोई बदलाव करने की ज़रूरत है या इसको कंटिन्यू करें। इनके पास है HDFC सेंसेक्स इंडेक्स फंड, ICICI प्रू निफ्टी नेक्स्ट, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, कोटक लार्ज कैप एंड मिड कैप है, HDFC मिड कैप है। तो वंदना जी के लिए क्या सलाह रहेगी हेमंत जी? जी देखिए, अगेन यहाँ पे मुझे लगता है वंदना जी ने बहुत अच्छी शुरुआत की है। 20,000 की SIP कर रहे हैं, अपने आप को उन्होंने समय दिया 15 साल का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कमिटेड है, 10% से अपनी SIP को बढ़ाएंगी हर साल। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि आई थिंक लॉन्ग टर्म में अगर आपको एक सक्सेसफुल अच्छा इन्वेस्टर बनना है, तो अगर आप इन चीजों पे ध्यान दें तो मेरे हिसाब से 90% आपका काम डेफिनेटली वहीं से होता है। बाकी जो है वो किस तरह के फंड और कैसे फंड, उन पे आपको ध्यान देना है। तो मेरे हिसाब से अगर हम 12% का रिटर्न मान के चलते हैं 15 साल के समय पे, तो करीब करीब 1.5 करोड़ का कॉर्पस वो बना पाएंगे यहाँ से। तो अच्छा खासा कॉर्पस बनेगा। दूसरी बात यह है कि अगर हम पोर्टफोलियो को देखें तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि अपनी कैटेगरी के अच्छे फंड्स हैं इनके पास, मिक्स है, पैसिव फंड भी है और एक्टिव फंड भी है। बट देखिए, 12,000 पे जो है वो 3 ऐसे फंड में जा रहा है जो या तो लार्ज कैप वाले हैं या तो फिर लार्ज कैप ओरिएंटेड फ्लेक्सी कैप है। तो 60% पैसा जब लार्ज कैप में लगाते हैं ओवर लॉन्गर पीरियड, तो हालांकि ये बैलेंसिंग के लिए बराबर है, लेकिन मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आप रिटर्न पे थोड़ा कंप्रोमाइज कर लें। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप में एक्सपोजर बढ़ाने की जरूरत है। तो मैं ये चाहूंगा कि एक इंडेक्स फंड जो है, जैसे HDFC सेंसेक्स फंड जो है, उसकी जगह में अगर आप HDFC का मल्टी कैप ले लें तो वो एक बेहतर ऑप्शन रहेगी आपके पोर्टफोलियो बैलेंसिंग के हिसाब से, और आप अपने आप को एक मौका देंगी कि आपकी जो रिटर्न है वो थोड़ी सुधर सके यहाँ से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जो बाकी फंड्स है, कोटक लार्ज एंड मिड कैप और HDFC मिड कैप, उसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर जब भी ये अपनी SIP अमाउंट को बढ़ाना चाहें, अगर ये बढ़ा सकते हैं तो कहीं भी, तो एक स्मॉल कैप फंड भी आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है, क्योंकि आपके पास 15 साल का
समय है। तो अगर जब भी आप बढ़ा सके, कोशिश कीजिए कि अगर आप चाहें तो एक स्मॉल कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते। जी, तो ये रही सलाह वंदना जी के लिए, और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं, लेकिन क्वेरीज और लेंगे और हेमंत जी से बातचीत जारी रहेंगे। हमारी कोशिश है कि जिन दर्शकों ने सवाल भेजे हैं उसके अलावा बाकी दर्शकों की काम लायक सलाह भी निकल सके। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है योर मनी में और हमारे साथ है हेमंत रुस्तगी साहब और हम ले रहे हैं अपने कॉलर्स की क्वेरी। सुभाष गुप्ता है हमारे साथ जयपुर से। 65 साल के सुभाष जी, आपके मन में क्या सवाल है, पूछिए सुभाष जी। सर मेरा पोर्टफोलियो 10 लाख के आसपास है और मैंने 5-6 फंडों में लगा रखे हैं। मंथली मैं SIP कर रहा हूँ 5,000 रुपए की। उसमें एक HDFC लार्ज कैप है, एक मिराई एसेट मिड कैप है, ICICI से प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड है, एक HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड है, एक SBI काउंट्रा है, एक मोतीलाल ओसवाल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है, एक SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड है, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड है और टाटा निफ्टी रियल्टी इंडेक्स फंड है जी। आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड इंडेक्स फंड है। ये 5 मेरे 8-10 फंड है करीब। ठीक है, तो इस बारे में मेरे को राय चाहिए कि मेरे को जो है किस फंड से कंटिन्यू करना है, किससे निकलना है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो पर बेसिकली सलाह चाहिए। हेमंत जी। जी मनोज जी, देखिए यहाँ पे इनकी जो SIP इन्वेस्टमेंट है वो 55,000 की है और 11 फंड में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा है, उसको थोड़ा सा कंसोलिडेट करेंगे तो बेहतर रहेगा। इसमें देखिए 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि कभी कभी हम जब पोर्टफोलियो बनाते हैं ज्यादा फंड से तो ओवरलैप रहता है, यानी एक ही कैटेगरी के एक जैसे फंड, तो क्या होता है कि वो जब भी मार्केट उतार चढ़ाव होगा तो एक ही तरीके से बिहेव करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ज्यादा फंड होने से हमें डाइवर्सिफिकेशन मिला, हमें सेफ्टी मिली, लेकिन सच्चाई है कि आपको सेफ्टी नहीं मिलती है क्योंकि वो फंड जो जहां पे ओवरलैप है वो एक जैसे तरीके से ही बिहेव करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है। दूसरा, मैं देख सकता हूं कि यहाँ पे थीमेटिक और सेक्टर फंड भी है। देखिए हालांकि जो 2 सेक्टर फंड उन्होंने जो चुने हैं, इंडेक्स फंड है, रियलिटी फंड और दूसरा डिफेंस फंड, दोनों में पोटेंशियली ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह सकता कि उसमें पोटेंशियल नहीं है ग्रोथ का, लेकिन क्या होता है जब आप आम निवेशक हैं और आप बहुत एक्टिवली अपने पोर्टफोलियो को जब मॉनिटर नहीं कर पाते हैं तो सेक्टर फंड और थीमेटिक फंड में इश्यू होता है कि आप उनमें एंट्री कब करते हैं, आप उसमें एग्जिट कब करते हैं, कितना प्रपोर्शन आपका पोर्टफोलियो का उन फंड्स के अंदर है। दूसरी बात यह है कि जब कोई भी सेक्टर या थीम अच्छा होगा तो आप ये मान के चल सकते हैं कि जो अच्छे फंड्स हैं डाइवर्सिफाइड कैटेगरी में भी वो आपको उन सेक्टर में एक्सपोजर देंगे। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है कि जब आप डिसाइड करें कि हमें उनमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं, पहले अपने पोर्टफोलियो को देख लीजिए, उनकी जो होल्डिंग्स है उनको देख लीजिए और फिर आप डिसाइड कीजिए। तो मेरे हिसाब से जैसा मैंने कहा कि थोड़े फंड कम करेंगे हम, तो 4 फंड मेरे हिसाब से जो उनके पोर्टफोलियो के लिए सूटेबल नहीं है वो है मिराई एसेट मिड कैप, ओवरलैप परफॉर्मेंस की वजह से, ICICI डिविडेंड यील्ड फंड और टाटा निफ्टी रियलिटी इंडेक्स फंड और ABSL डिफेंस इंडेक्स फंड। ये जो पैसा है 20,000, क्योंकि वो हर फंड में 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उनमें वो आप ऐड कीजिए 4-4 हजार के हिसाब से। 5 फंड में बता रहा हूं उनको, SBI काउंट्रा में, HDFC मिड कैप में, HDFC लार्ज कैप में, इन्वेस्टको स्मॉल कैप और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी नेक्स्ट 50। ये 5 जो फंड्स हैं, जो 20, अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि वो 4 SIP बंद करेंगे आप, तो वो जो 20,000 रुपए है इन 5 फंड में आप 4-4 हजार रुपए के हिसाब से लगाइए। तो मुझे लगता है 2 चीजें होंगी, पोर्टफोलियो में रिस्क कम होगा, नंबर ऑफ फंड्स कम होंगे, ओवरलैप वो कम होगा और आगे से मुझे लगता है आपको अपना पोर्टफोलियो मॉनिटर करने में थोड़ी आसानी होगी। चलिए, तो अब एक और सवाल ले लेते हैं, समय कम बचा है हमारे पास। ईमेल का सवाल है, हितेश चुडासमा है, 40 साल के और 25,000 की मंथली SIP कर रहे हैं, 10,000 की SIP और करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। रिटायरमेंट पर 3 करोड़ का लक्ष्य है। पोर्टफोलियो इनका मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप है, कोटक फ्लेक्सी कैप है और HDFC स्मॉल कैप है, HDFC निफ्टी इंडेक्स है, मिराई एसेट लार्ज कैप है, मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप है, जेम फ्लेक्सी कैप भी है। हेमंत जी, क्या सलाह है इनके लिए? जी देखिए, यहाँ पे 25,000 की SIP है, उन्होंने कहा 10,000 से बढ़ाएंगे तो करीब 35,000 की SIP हो जाएगी। समय इनके पास है, 7 फंड्स हैं, 3 करोड़ का टारगेट है। मेरे हिसाब से 12% का रिटर्न अगर हम मान के चले तो करीब 3 करोड़ 30 लाख का कॉर्पस बना पाएंगे। तो टारगेट डेफिनेटली पूरा होगा, बस इनको अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। कुछ चेंजेस करेंगे पोर्टफोलियो में तो मुझे लगता है वो अच्छा है। जैसे उन्होंने कहा कि मेरे एसेट लार्ज कैप है, मेरे एसेट लार्ज मिड कैप है, जिन दोनों में वो कुल मिला के 5,500 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं।
उसकी जगह में अगर आप मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड एक ही फंड रखें तो मुझे लगता है बेहतर है। जो ऑब्जेक्टिव वहां से अचीव करने की कोशिश करें वो यहाँ पे भी पूरा होगा। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जैसा उन्होंने कहा कि जेएम फ्लेक्सी कैप है, मेरे हिसाब से हीलियोस फ्लेक्सी कैप एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है। हालांकि इस फंड का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत लंबा नहीं है, लेकिन अच्छी क्वालिटी है, अच्छा पोर्टफोलियो है, तो उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। और दूसरा जो है स्मॉल कैप में HDFC स्मॉल कैप की जगह में अगर आप इन्वेस्को स्मॉल कैप लें तो मुझे लगता है वो बेहतर है। तो ये कुछ बदलाव है इनके पोर्टफोलियो में, अगर करें तो मेरा ये मानना है कि पोर्टफोलियो रिटर्न और जो बैलेंसिंग है वो बेटर हो सकती है। चलिए, तो अब हम पहुंच गए हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में। हेमंत जी, चलते चलते ये बताइए आपके टॉप वो फंड्स क्या रहेंगे इस सप्ताह के लिए? जी, हम डाइवर्सिफाइड कैटेगरी के फंड देखेंगे। कोटक मल्टी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप और हीलियोस फ्लेक्सी कैप, ये 4 फंड्स हैं। चाहे आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो या नए इन्वेस्टर हो, इन फंड्स को आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। चलिए, तो ये टॉप 4 फंड हैं हेमंत रुस्तगी के आपके लिए। इस वक्त अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है या अपने पोर्टफोलियो में कोई फंड जोड़ना है तो इनमें से आप चुनाव कर सकते हैं। वैसे रोज़ योर मनी के दौरान हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो 4 फंड सजेस्ट करते हैं, और जाहिर सी बात है इंडस्ट्री को भीतर बाहर से देख रहे ये लोग जो सजेशंस करते हैं वो आपके लिए बेहतर होते हैं। हेमंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और आज के सवालों का जवाब देने के लिए। योर मनी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।